हाय, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल सर, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट कुर्सी पानीपत। जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, तो आज हम उसका अगला पार्ट लेकर आए। कुछ समस्याएं बच्चों ने बताई। सबसे पहले तो लिखने की समस्या। आप परेशान ना हो, आप कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें, चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करने का कोशिश करें। लिखावट जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जितना हो पाता है उतना आप लिखें। सबसे ज़्यादा जरूरी है कहानी, स्टोरी और तथ्यों को समझना। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इफ यू वांट टू राइट डाउन द लॉन्ग आंसर देन यू शुड कंप्लीट ऑल objective point, and if you have collection of objective point then you have no face problem to write down any types of answer, long, short या MCQ। ओके, चलिए हम आगे का आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा पार्ट 2 है उस चैप्टर का नाम फिर से बता देते हैं, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। पिछले कक्षा में जो हमने पढ़े थोड़ी सी हम उसको रिवाइज करना चाहेंगे। तो रिवाइज करने की बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और या कुछ टॉपिक। सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। फिर उसके बाद वहाँ बुर्बो राजवंश था। बुर्बो राजवंश के बाद हमने वहाँ बताया आपको कि बहुत सारे सर्वहारा वर्ग का जब वहाँ शासन आई तो उदारवादी, प्रतिक्रियावादी, रेडिकलवादी, रूढ़िवादी सब आए, जिनमें समाजवादी और साम्यवादी भी। मैंने बताया बीच का जो डिवीजन था वो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पहले वाले को स्वप्नदर्शी समाजवादी बोला गया, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, चार्ल्स फूरिये। और कार्ल मार्क्स के बाद के जो समाजवादी हैं उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी गई। समाजवाद और साम्यवाद में मैंने सबसे बढ़िया अंतर बताया कि समाजवादी जो थे वो वर्ग समन्वय पर भरोसा करते थे, लेकिन साम्यवादी जो थे वो वर्ग संघर्ष पर भरोसा करते थे। आगे की बात करें हम रॉबर्ट ओवेन, तो रॉबर्ट ओवेन का एक ही वर्ड याद रखना है, इंग्लैंड में इस औद्योगिकरण का जनक कहा जाता है। सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो 1688 के आसपास इंग्लैंड में ही हुई। फिर उसके बाद मैंने कारखानेदारी व्यवस्था, फैक्ट्री कानून, फैक्ट्री अधिनियम, 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन, सारी चीज़ें आपको बताया। फिर उसके बाद मैं अपने कहानी को कार्ल मार्क्स की ओर ले गया, और कार्ल मार्क्स की ओर जैसे ही मैं ले गया तो मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। उसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, वो पेशे से वकील थे और उनकी शिक्षा दीक्षा बॉन बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स के विवाह उनके बचपन के फ्रेंड जेनी से हुआ 44 में वो गए कहाँ, पेरिस। ठीक है, अपने मित्र से मिले जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। मिलने के बाद एक 48 में उन्होंने पुस्तक को प्रकाशित किया जो साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। फिर उसके बाद उन्होंने मजदूरों को एकत्रित किया, दुनिया के श्रमिक एक हो का नारा दिया। उसके बाद ये समाजवाद का बाइबल, सबसे वीपीआई क्वेश्चन, दास कैपिटल, 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ चुके हैं। अब बात आगे आएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स मजदूरों के पक्ष में बहुत सारे वो काम कर रहे थे, तो उनका जो कार्य करने का तरीका था, उस कार्य करने को तरीका को मार्क्सवादी दर्शन कहा गया। क्या कहा गया? मार्क्सवादी दर्शन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन क्वेश्चन यहाँ तक? सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा समाजवाद से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा फैक्ट्री अधिनियम या कारखानेदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आएगा औद्योगिकरण पर प्रकाश डालें, या आपका प्रश्न आएगा कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें। अब क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से कि मार्क्सवादी दर्शन से क्या समझते हैं। मार्क्सवादी दर्शन का प्रसार सबसे पहले किया किसने था? तो मैं आपको बता दूं, मार्क्सवादी दर्शन का जो प्रसार था वो सबसे ज्यादा कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी दर्शन में क्या क्या कहें, तो कार्ल मार्क्स जो है वो मार्क्सवादी दर्शन में सबसे पहले तो वो समाजवाद की एक नई व्याख्या करते हैं। समाजवाद की एक नई
व्याख्या करते हैं, यानी नई परिभाषा देते हैं। उस परिभाषा में समाजवाद की नई परिभाषा, और उसमें आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि बस मजदूरों को अगर स्थिति सुधारना है तो वो सबसे बढ़िया कारक उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, चाहे जैसे सुधारा जाए। उनके शोषण को बंद किया जाए, या उन्हें सरकारी सहायता दी जाए, या उनमें राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया जाए, बहुत सारे ऐसे चीज। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो लोग वर्ग समन्वय पे भरोसा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वर्ग समन्वय के जगह किसकी बात किया जाए? वर्ग संघर्ष पर बल। किसने दिया? मार्क्सवादी दर्शन के तहत कार्ल मार्क्स ने दिया। उसके बाद सभी श्रमिकों की दयनीय स्थिति या अन्य शोषणकारी कार्यों के लिए मात्र एक उत्तरदायी कारण आर्थिक शोषण बताया गया। बस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण ही है, जो कि हर चीज का वो कारण एक ही चीज बोलते थे, आर्थिक शोषण। जितने भी कारण था उसके लिए वो एक ही चीज को उत्तरदायी समझते थे, और वो उत्तरदायी कारक उनके लिए आर्थिक कारण था। उसके अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारण। झगड़ा हो रहा है उसके लिए आर्थिक कारण, शोषण हो रहा है उसके लिए आर्थिक कारण, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए आर्थिक कारण, उनको अगर समय पे वेतन नहीं मिल रहा, विद्रोह कर रहे हैं तो उसके लिए आर्थिक कारण। हर चीज के लिए वो आर्थिक कारण की बात कही। अब उन्होंने जो अगला लाया, अगला उनका मार्क्सवादी दर्शन था कि वो उनके अनुसार मार्क्सवाद का या इतिहास का विभाजन अलग अलग तरह से किया गया था। हम बताएंगे आगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, लेकिन मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का विभाजन दूसरे तरीके से किया गया था। अगले चरण में हम उसको बात करेंगे। तो मार्क्सवाद कहते थे कि इतिहास का अगला चरण जो होगा, इतिहास का अगला चरण जो होगा, जिसको सिक्स्थ चरण कहते हैं, अगला चरण जो होगा वो वर्ग विहीन होगा। क्या होगा? वर्ग विहीन। वर्ग विहीन कहने का मतलब कोई वर्ग ही नहीं होगा, ना सामंतवादी वर्ग होगा, ना पूंजीपाती वर्ग होगा, ना साम्यवादी वर्ग होगा, न सर्वहारा वर्ग होगा, न बुजुर्गा वर्ग होगा, न पादरी वर्ग होगा, कोई वर्ग नहीं होगा। हमारा अगला जो समाज आएगा, जो अगला इतिहास का निर्माण होगा, वो वर्ग विहीन होगा। तो ये आपका मार्क्सवादी दर्शन था। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो साम्यवाद का प्रसार कार्ल मार्क्स का श्रेय। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, इनकी पत्नी का नाम जेनी था। इनका शिक्षा दीक्षा बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ। 1843 में इनकी शादी हुई और 1844 में ये पेरिस गए घूमने। वहाँ इनकी मित्र फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात होती है। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र का निर्माण किया जाता है, पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है, इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक, जिसको कि समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, VBI ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है वो मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर लगे रहे और मार्क्सवादी दर्शन दिया। तो VBI क्वेश्चन उठता है, मार्क्सवादी दर्शन के बारे में बताएं, प्रकाश डाले, उल्लेख करें, टिप्पणी करें। तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सबसे पहले समाजवाद की नई व्याख्या की गई, आर्थिक समृद्धि लाया गया, वर्ग समन्वय के जगह वर्ग संघर्ष पर बल। किसी भी कारण के लिए, श्रमिकों के लिए ही नहीं, किसी भी कारण के लिए कार्ल मार्क्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण को उत्तरदायी बताया जाता है, वो आर्थिक कारण, याद रखना। और इतिहास का अगला चरण, छठे चरण की बात किया, जिसमें क्या कहा उन्होंने कि वो वर्ग विहीन। क्लियर है? हम इसको मिटाएंगे, आप नोट कर लो।
आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन जो है, एक तो मोटे तौर पे और एक मार्क्सवाद के अनुसार। मोटे तौर पे बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का है। पूर्व, ऐसे बांटो, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण को पूर्व इतिहास, द्वितीय चरण को मध्य इतिहास और तृतीय चरण जो था उसको हम लोग आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। प्रथम चरण में जो हम लोग पढ़ें या जाने वो स्वतंत्र वर्सेस गुलामी की कहानी पढ़े। द्वितीय चरण में हम जो जाने सामंती वर्सेस किसान की कहानी हम लोग पढ़े। और तीसरा चरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद से पहले, मार्क्सवाद के समय का, वो जो था वो पूंजीवादी वर्सेस श्रमिक। आप देख रहे हो सारा का सारा जद्दोजहद कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, चार्ल्स फूरियर, जिनको भी करना पड़ा वो श्रमिकों की स्थिति को ठीक करने के लिए ही किया जा रहा है। तो ये जो था ये मोटे तौर पे इतिहास का विभाजन था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में स्वतंत्र वर्सेस गुलामी, द्वितीय चरण में मध्य चरण कहते हैं सामंती वर्सेस किसान, जो कि हमने आपको पढ़ाया पीछे वाले चैप्टर में, पूर्व राजवंश, फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार उनकी स्थिति किसान मजदूर वर्ग की हो गई थी। अब तीसरा उसके बाद का जो चरण आया, औद्योगिक क्रांति आने के बाद पूंजीपतियों का उदय हुआ और श्रमिक की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ते गई। अमीर वर्ग और अमीर होते गए, गरीब वर्ग और गरीब होते गए, इन दोनों के बीच खाई बढ़ते चले गए और यही खाई हमारा जो है कारण बनता है क्रांति का। अब मार्क्सवाद के अनुसार जो है उसका हम देखते हैं। पहला, सबसे पहला आदिम इतिहास मार्क्सवाद के अनुसार। दूसरा जो चरण आया, दूसरा चरण दास्ता का इतिहास। तीसरा जो चरण आया वो सामंती इतिहास। चौथा जो चरण आया वो पूंजीवादी इतिहास। पांचवा चरण साम्यवादी इतिहास। साम्यवादी से पहले एक और समाजवादी, और समाजवादी के बाद साम्यवादी इतिहास। कार्ल मार्क्स इसी चरण की बात करते थे। ये 6 चरण था और उनका कहना था कि ये चरण जो होगा ये वर्ग विहीन है। तो ये कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का विभाजन। सबसे पहले आपने पढ़ा मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन में 5 पॉइंट आपने देखा। सबसे पहला देखा समाजवाद की नई व्याख्या, दूसरा आपने देखा आर्थिक समृद्धि की बात कही, तीसरा वर्ग समन्वय के जगह वर्ग संघर्ष पे बल दिया, चौथा हर कारण को आर्थिक कारण से उन्होंने जोड़ दिया, यानी कि हर एक क्रांति हो या विरोध हो या हड़ताल हो या कोई भी समस्या हो उसका एक मुख्य कारण, उत्तरदायी कारण बताया आर्थिक कारण। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि इतिहास का जो छठा चरण का निर्माण होगा वो वर्ग विहीन होगा, किसी भी वर्ग का निर्माण उसमें मतलब किसी भी वर्ग का प्रभुत्व नहीं रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा इतिहास का विभाजन। इतिहास का जो विभाजन है वो इतिहास का विभाजन 2 वर्ग में, एक तो मोटे तौर पर और एक मार्क्सवाद के अनुसार। मोटे तौर पर 3 भाग में, प्राचीन, पूर्व, मध्य, आधुनिक। पूर्व को प्रथम चरण, मध्य को द्वितीय चरण और आधुनिक को तृतीय चरण। पूर्व में स्वतंत्र वर्सेज गुलामी, मध्य में सामंती वर्सेज किसान और आधुनिक में पूंजीपाती वर्सेज श्रमिक, जिसके लिए कार्ल मार्क्स वगैरह किए। और कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास आदिम, दास्ता, सामंती, पूंजीपति, समाजवादी और छठा साम्यवादी। साम्यवादी को छठा चरण, 6 चरण को ही वर्ग विहीन चरण कहने के कारण। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
अब जो हम पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक मार्क्सवाद का प्रसार। मार्क्सवाद का प्रसार क्या है? जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में आया, मजदूरों की स्थिति पर वो ध्यान दिया, उनको समस्या से निदान किया था, लोगों में बुर्बो राजवंश के विरुद्ध और नेपोलियन बोनापार्ट के मतलब साथ जो सिंपैथी बनी, लोग उसके शासन को चाहा, ठीक उसी प्रकार यहाँ मार्क्सवादी दर्शन को काफी प्रोत्साहन मिला। और सिर्फ यही नहीं, रूस में ही नहीं, जगह जगह, बहुतों जगह, हर जगह से मिला। कैसे इसका विस्तार हुआ जो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन के बाद देखेंगे फ्रांस में, फ्रांस के बाद देखेंगे रूस में, और रूस के बाद एक जगह हम और देखेंगे, और वो जगह है जर्मनी। ब्रिटेन में जो बनी वो लेबर पार्टी की सरकार बनी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी, सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। रूस में रूसी डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की सरकार बनी, ठीक है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो जर्मनी में बना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार। क्लियर? यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, क्वेश्चन देगा, लेबर पार्टी की स्थापना मार्क्सवाद के प्रसार के अनुसार किस देश में किया गया? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या रूस? ऑप्शन होगा फ्रांस, ब्रिटेन। सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस, रूसी डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी रूस, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी। ये मार्क्सवाद का प्रसार। अब कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, तीन चीज देखना है श्रमिकों की स्थिति के सुधार के लिए, और तीन इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला, कार्ल मार्क्स की मृत्यु होगी, द्वितीय इंटरनेशनल का स्थापना होगा, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना, और यहां प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883, 83 और 89 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना। क्या हुआ इसमें? अगर हम बात करते हैं प्रथम इंटरनेशनल की और द्वितीय इंटरनेशनल की, तो क्या हुआ हम उस पर देखते हैं। कहता है कि इसमें मार्क्स ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने प्रयासों द्वारा ही अपने स्थिति को सुधार सकते हैं, और यह भी कहा कि श्रमिकों का अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विरोध करना या भगाना है। यानी कि सीधे रूप में हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि या आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए श्रमिकों को क्या किया? संबोधित किया। और दूसरा, किस लिए संबोधित किया? पूंजीवाद का विरोध। मात्र एक लक्ष्य बताया श्रमिकों का। कहां हुआ था ये हुआ, चीजों को ठीक से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स का जीवनी, आपने पढ़ा। जीवनी के बाद आपने पढ़ा मार्क्सवादी दर्शन, 5 पॉइंट। मार्क्सवादी दर्शन के बाद पढ़ा इतिहास का विभाजन, इतिहास के विभाजन पढ़ा मार्क्सवाद का प्रसार। मार्क्सवाद के प्रसार के बाद आपने देखा कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई। उसके पहले उसने 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में किया। और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब? 1889 में। उसने प्रथम इंटरनेशनल में कहा कि
सभी श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए लड़ना। और उसने कहा कि श्रमिकों का लक्ष्य होना चाहिए कि वो पूंजीवाद को खदेड़, विरोध करे उसका, तभी उसकी स्थिति सुधर सकती है। उन्होंने नारा भी दिया, दुनिया के श्रमिक एक हो। उन्होंने ये भी कहा, प्रतिनिधित्व नहीं एक उन्होंने कोटेशन भी बोला था, और वो कोटेशन है आपका, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये आपको याद रखना होगा, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। क्लियर है? चलिए, यहां से आपका 4 डेट मिला। अब यहां पे आपको इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम आपका थोड़ा बूस्टर हॉर्लिक्स दे दें। हॉर्लिक्स कहने का मतलब हुआ डेट 1789, 1819, 1827, 1833, 1838, 1843, 1848, 1867 और 1867 के बाद 1864 यहाँ, और यहाँ फिर 1867, फिर उसके बाद आपने पढ़ा 1883 और फिर आपने पढ़ा 1889। अब आप इसको हम मिटाएंगे और आप इसको ये करो, कंजर्व करने का कोशिश करो कि क्या क्या इस डेट में हुआ। जल्दी जल्दी थिंक करो, मैं किसी से भी पूछूंगा। चलिए देखते हैं। फ्रांस में क्रांति, फैक्ट्री कानून, समाजवाद का प्रयोग पहली बार, और फैक्ट्री अधिनियम, चार्टिस्ट आंदोलन, फिर उसके बाद जेनी से विवाह। एक और डेट डाल दो, 1844। कहाँ गए? पेरिस गए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1864 में, प्रथम इंटरनेशनल, दास कैपिटल, मृत्यु काल मार्क्स की, और 89 व्यक्ति की इंटरनेशनल। देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव यू हैव कलेक्ट। अब हम कह सकते हैं रियल रूप में, ऐसे तो वीडियो पहला कल पिछले क्लास में खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब अगले पार्ट जो हमारा है वो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अभी, रूस की क्रांति। अभी तक हमने पढ़ा समाजवाद और साम्यवाद, तो रूस की क्रांति स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टोटल ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव यू हैव टू कलेक्ट, मैं बता दूं। सबसे पहले आइए चलते हैं, फ्रांस में क्रांति कब हुई? पहला हम ऑब्जेक्टिव गिनाएंगे भी आपको। फ्रांस में क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांस में क्रांति कब हुई? 1789। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। फिर उसके बाद हम आपको बता दें, समाजवाद किसकी बात करता था? तो समाजवाद वर्ग समन्वय की बात करता था। किसकी बात करता था? वर्ग समन्वय। साम्यवाद किसकी बात करता था? तो साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता था। ठीक है। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादियों को क्या कहते थे? स्वप्नदर्शी समाजवादी। कार्ल मार्क्स के बाद के या कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादियों को क्या कहते थे? वैज्ञानिक। क्या कहते थे? वैज्ञानिक समाजवादी। क्लियर? पहली बार समाजवाद का शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1827 ईस्वी में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, या औद्योगिक क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन।
आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नोट करते जाना है। वीडियो रोक कर घर पे अगर आप देखे तो नोट करते जाइए कि हम कितना ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? 1819 ईस्वी में। फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? 1833 ईस्वी में। फिर उसके बाद चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में। उसके पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम जेनी था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का शादी कब हुआ? 1843 में। शादी के बाद कहाँ गए? पेरिस 1844 में। वहां जाकर वो, उनके मित्र का क्या नाम था? उनके मित्र का नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, क्लियर। उसके बाद वहां जाकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित किया? 1848 में। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो समाजवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? तो दास कैपिटल जो है वो कब प्रकाशित हुआ? 1867। दास कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं? समाजवादियों के बाइबल के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के किस चरण की बात की थी? तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास के छठे चरण की बात की थी। और वो छठा चरण कैसा चरण था? तो छठा चरण जो था वो वर्ग विहीन चरण था। कैसा चरण था? वर्ग विहीन चरण था। 6 और ये हो गया आपका वर्ग विहीन चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अब प्रसार की बात करते हैं। लेबर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो लेबर पार्टी ब्रिटेन में। रूसी डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी कहाँ हुई? रूस में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ हुई? जर्मनी में। और एक पार्टी आपको बताया गया था फ्रांस में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन। कब हुआ? 1864 में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? पेरिस में हुई। कब हुई? 1889 में हुई। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई। अब एक चीज, जब द्वितीय इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था, जब कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वितीय इंटरनेशनल का स्थापना किया गया था, उसमें 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि? 400 प्रतिनिधियों ने। कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब हुआ? 1889 में। और वहीं से एकदम सबसे VVI क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित कर दिया गया। कब? 1 मई। यही आपका पार्ट वन यहाँ पे क्लियर। लगभग आपको 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिला। अब बात जो करेंगे रूस की क्रांति पे करेंगे। एक बार आपने वीडियो रोक कर आप सारे ऑब्जेक्टिव जितना मैंने अभी बताया उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा घर पे। उसके बाद ऐसे तो आपको PDF जाएगी, आपके ग्रुप में भी जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए या देख लीजिए। चलिए, सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे की कहानी की ओर चलेंगे। और आगे का जो हमारा कहानी है वो कहानी है रूस की क्रांति। क्या है? रूस की क्रांति। अब रूस की क्रांति को 2 भागों में बांटा गया है। देखेंगे, एक 1905 की क्रांति और एक 1917 की क्रांति। ठीक से समझना, क्लियर? 1917 की क्रांति को भी 2 भागों में बांटा गया। एक फरवरी क्रांति और एक अक्टूबर क्रांति। ठीक है, 1905 की क्रांति, 1917 क्रांति को 2 भाग में, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा रूसी शासन व्यवस्था।
फिर वापस हम इस पर आएंगे क्या कारण है क्रांति का उस पर। तो सबसे पहले हम बात करें रूस में, तो रूस में रोमनोव वंश का शासन था। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। तो बुर्बो राजवंश का शासक था, तो उसका एक शासक था लुई 16वां। ठीक इसी तरह इसका भी शासक है, और इसके शासक का नाम है निकोलस द्वितीय। क्या नाम है? निकोलस द्वितीय। इसको लोग जार कहते थे। क्या कहते थे? जार। तो जब इसको जार कहेंगे तो इसके शासन को क्या कहेंगे? जार शाही शासक। इनकी देवी महारानी, अर्धांगिनी, पत्नी जो बोला जाए, प्रीतमा, प्रिय, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था जरीना। बहुत सारी पत्नियां आपको मिल गई है, कंफ्यूज मत होइएगा। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंटोनेट, कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी, और इनकी पत्नी जरीना। ऐसा ना हो कि जरीना को जेनी से रिप्लेस और जेनी को मेरी एंटोनेट से रिप्लेस। सबकी पत्नी को सबके साथ रहने दीजिएगा। क्लियर है? आगे जरीना। आपको जैसे ही मैं जरीना बताया, अब आपके अंदर इच्छा जगी ये कैसी है। पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, जिंदगी सवार देती है, अपने घर, अपने बच्चे, अपने संसार, साथ साथ दूसरों का संसार भी सवार देती है। अब बात यहाँ पे जरीना है। तो जैसे मेरी एतवानित थी जो सवारने वाली नहीं बिगाड़ने वाली थी, ठीक उसी तरह जरीना भी जो थी ये एक भ्रष्ट पादरी रासपुटीन, एक भ्रष्ट पादरी रासपुटीन के हाथों की कठपुतली थी। क्या थी? ये जो रासपुटीन था ये चाहता था निकोलस द्वितीय के जगह पे आना। वो रूस में शासन करना चाहता था। यही कारण था कि वो जरीना से पैचअप होकर और वो जार निकोलस द्वितीय को धोखा देना चाहता था, और हुआ भी ऐसा। फिर से रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, उसका शासक निकोलस द्वितीय था, उसको जार कहा जाता था, उसकी पत्नी का नाम जरीना था, और वो एक भ्रष्ट पादरी रासपुटीन के हाथों की कठपुतली थी। अब हम बात करते हैं निकोलस का। सबसे पहले तो ये अयोग्य था। क्यों? भोग विलास में ये भी व्यतीत था, इसके पास समय नहीं था जनता के लिए। अगर जनता के लिए समय होता, उसके अधिकारियों के लिए, उसके सेनाओं के लिए, उसके राज्य के लिए समय होता, तो वो रूस की जो संसद थी, जिसका नाम ड्यूमा था, उसका स्थापना करता, सम्मेलन बुलाता, लेकिन वो नहीं बुलाया। फ्रांस में भी यही हुआ था। बुर्बो राजवंश का जो शासक लुई 16वां था, वो कई वर्षों से चली आ रही फ्रांस की पुरानी संस्था स्टेटस जनरल, जिसके जगह पे नेशनल असेंबली नेपोलियन बोनापार्ट बनाया, नहीं स्थापित किया था, नहीं सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन बुलाने से क्या था? मीटिंग। हम क्यों मीटिंग बुलाते हैं? ताकि हमारा इंस्टीट्यूट बढ़िया से चले, कोचिंग व्यवस्था चलते रहे, ऊंच नीच जो हो हमको पता चले, कुछ कमियां, कुछ फायदेमंद चीज हो। ठीक उसी तरह ड्यूमा था, नहीं बुलाता था। तो याद रखिएगा वो अयोग्य था, ये ड्यूमा। अब क्रांति क्यों होगा? क्रांतियां तो हमारे घर में भी हो जाती है, बच्चे क्रांति कर देते हैं, बीवियां क्रांति कर देती है। क्यों? उनकी जरूरतें पूरा नहीं होता। संडे आया, घुमाने ना ले जाओ बच्चों को, तो देखो पैसे मांग दे 200 रुपये, आप 2 दिन उनको टहला दो, तीसरा दिन क्रांति हो जाएगी। स्कूल नहीं जाएंगे तो दूध नहीं पियेंगे, तो ये है तो वो है। मैडम, आपकी जो मैडम है घर में, मम्मी है, बुआ है, आंटी है, मौसी है, उनकी भी क्रांतियां होती हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने भी क्रांति की होगी, यहाँ भी कर देते हैं। क्लास नहीं ठीक से चल रही है, क्रांति करो। तो यहाँ भी रूस में क्रांति, फ्रांस में क्रांति होने का कारण शासक का अयोग्यता, यहाँ भी क्रांति होने का कारण शासक का अयोग्यता। तो अब यही अयोग्यता का कारण था कि ये हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूस की क्रांति के कारण। रूस की क्रांति का कारण था, रूस एक युद्ध लड़ रहा था, बाल्कन युद्ध। पहले बाल्कन युद्ध में क्या हो गई? रूस की हार गया। ठीक उसके बाद याद कीजिए 1871 के पहले, इटली के एकीकरण के पहले एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था क्रीमिया का युद्ध। पढ़ा था आपने 1854-55 में। हार किसकी? उसमें भी रूस की हार हो गई। उसी समय वो रूस जापान 1904 से 5 युद्ध में हार। किसकी हार? रूस की। अब खुद सोचो, युद्ध क्या अच्छा चीज है? नहीं।
युद्ध से हमारे देश में जान और माल, रुपया मतलब उसकी क्षति होती है। क्लियर है? युद्ध से जान माल की क्षति होती है, नुकसान के अलावा फायदा नहीं होता है। तो रूस में जो स्थिति थी वो ऐसी स्थिति थी कि रूस आए दिन जो युद्ध लड़ रहा है उसमें पराजय हो रहा है। तो सोचो, हमारा जो रेवेन्यू है शासन का, राज्य से जो कलेक्ट रुपया हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के सैनिक को देना पड़ रहा था युद्ध में, हथियार के लिए, उनका ट्रीटमेंट के लिए, उनका भोजन के लिए। तो फिर यहाँ जो जनता रह रही है उसका क्या होगा? स्थिति तो दयनीय होगी ना। यही कारण बना रूस की क्रांति का। तो हम यहाँ एक कारण और दे सकते हैं, रूस की लगातार पराजय से जार के विरुद्ध उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी। बार बार युद्ध लड़ रहा है तो हम यहाँ अब उससे क्या होगा? महंगाई में वृद्धि हो गई। महंगाई में वृद्धि, हड़ताल हो गया। हड़ताल से क्या हो गया? आक्रोश बढ़ा। आक्रोश के बाद क्या हुआ? रोटी की मांग बढ़ गई। अब हम यहां आएंगे। इन सब रीजन से मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि भाई उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा था। लोग, बहुत सारे मजदूर एकत्रित होकर पेरिस की ओर बढ़े और रोटी की मांग कर रहे थे। परंतु ये जार निकोलस द्वितीय जो था, बिना सोचे बिना समझे अपने सैनिकों को कहता है शूट दें, गोली चला दें, और सैनिक गोली चला देती है। हजारों बच्चे व्यक्ति मारे जाते हैं। उस दिन जो था वो 9 जनवरी था, 9 जनवरी 1905। किस कैलेंडर के अनुसार? तो एक कैलेंडर वहां चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ऐसे 22 जनवरी था, याद रखना। लेकिन आपको याद रखना 9 जनवरी 1905 को जनता पर गोली चलाता है और जनता हताहत होती है, कई लोग मारे जाते हैं। इसीलिए उस दिन रविवार था, तो इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आएगा। रूस में किस राजवंश का शासन था? रोमन राजवंश का। रूस की शासक का क्या नाम था? निकोलस द्वितीय। क्या कहते थे उसको? जार। उसकी पत्नी का नाम क्या था? जरीना। वो क्या थी? भ्रष्ट पादरी रास्पुटिन के हाथों के कठपुतली थी। रूस की संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। रूस की संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। रूस के क्रांति का क्या कारण था? रूस के क्रांति के इतने सारे कारण थे। लगातार रूस की पराजय से रूस में महंगाई बढ़ी, जनता हड़ताल करने लगे, रोटी की मांग की और आक्रोशित हो गए, और पेरिस में लाखों लोग एकत्रित होकर रोटी की मांग करने लगे। तभी जार निकोलस द्वितीय ने 9 जनवरी को सेना से आदेश देता है कि गोली चला दो, और गोली चलाने के बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हताहत होते हैं। इसके विपक्ष में क्रांति होती है और इस क्रांति को 1905 की क्रांति या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन 2-3 उठेगा। सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा, रूस के क्रांति के कारणों को लिख देना है। खूनी रविवार से क्या समझते हैं, यही चीज लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन 1905 की क्रांति पर प्रकाश डालेंगे, यही चीज लिखना है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे खूनी रविवार से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे। रूस के लगातार युद्धों में पराजय के कारण वहां की जनता में आक्रोश बढ़ी और शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी आई तथा दिन ब दिन महंगाई बढ़ते गए, जिससे लोगों की मांग पूर्ति नहीं हो पा रहे थे और भूख के कारण उनकी स्थिति खराब थी। रोटी की मांग करते हुए पेरिस की जनता आगे बढ़ी, जिसके कारण जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस दिन 9 जनवरी 1905 रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए हम इसको मिटाएंगे। कहानी याद रखिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आप निश्चिंत रहें। आपने 1905 की क्रांति पढ़ी और खूनी रविवार पढ़ा। अब
हम चलेंगे 1917 की क्रांति की ओर। 1917 की क्रांति दो भाग में। पहले पेट्रोग्राद की क्रांति, इसी का नाम है पीट्सबर्ग की क्रांति। ठीक है, पेट्रोग्राद की क्रांति, पीट्सबर्ग की क्रांति, लेनिनग्राद की क्रांति। इसको बोलते हैं लेनिनग्राद की क्रांति। इसका एक और नाम है फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति क्यों पड़ा फरवरी क्रांति? जो हम आपको बता दें, जूलियन कैलेंडर के अनुसार। वैसे इस दिन रियल में मार्च था। क्या था? मार्च। लेकिन वहां एक कैलेंडर चलता है जूलियन कैलेंडर, इसलिए उस दिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार वहां फरवरी थी। इस क्रांति में क्या हुआ? जार शाही का अंत हो गया, यानी निकोलस द्वितीय और उसकी जो पत्नी जरीना थी सबको मार कर भगा दिया गया और जारशाही का अंत हो गया। और हम कह सकते हैं कि रोमनोव राजवंश यहाँ पे क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्वेश्चन पूछेगा आपका, रूस की क्रांति पर प्रकाश डालेगा। आप लिख सकते हैं रूस की क्रांति को दो वर्गों में बांटा गया, 1905 की क्रांति, एक 1917 की क्रांति। 1917 में भी दो क्रांति हुई, एक फरवरी क्रांति हुआ जिसको पेट्रोग्राद की क्रांति, पीट्सबर्ग की क्रांति, लेनिनग्राद की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी का दिन था, फरवरी माह थी, इसलिए इसको फरवरी क्रांति का भी नाम दिया गया। और इस क्रांति में रोमनोव वंश का अंत हुआ, जारशाही का अंत हुआ। जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी को मार के भगा दिया गया, वहां से लंदन भाग जाता है वो। अब दूसरी कहानी, इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कारण था। 1905 का तो क्रांति का कारण हम आपको बता दिए, उतना सारा खूनी रविवार का। अब इसकी क्रांति का कारण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसका 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति को, दूसरी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इसका एक और नाम है अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति किस कैलेंडर के अनुसार? तो याद रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अक्टूबर क्रांति किस क्रांति के अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ऐसे रियल में जो डेट था इसका देखो, 7 नवंबर को ये हुआ था, लेकिन इस क्रांति के अनुसार, इस कैलेंडर के अनुसार 21 अक्टूबर का डेट था, इसलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति। क्या हुआ था इसमें? 1917 की क्रांति के बाद, 1917 की क्रांति का जो फरवरी क्रांति हुआ तो उसमें तो रोमनोव वंश खत्म, जार निकोलस द्वितीय खत्म, तो जनता जो थी तो दो भाग में बंट गई, एक मेनसेविक दल और एक बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल, मेनसेविक दल जो था उसका अल्पमत था। अल्पमत मतलब इसको चाहने वाले कम लोग थे। और बोल्शेविक दल जो था वो बहुमत दल थे, इसको बहुत लोग चाहते थे। ठीक है, मेनसेविक दल का जो नेता था वो करेंस्की था। ठीक है, इसी की सरकार बन जाती है, लेकिन जनता स्वीकार नहीं करती है। तभी स्विट्जरलैंड से हीरो आता है और उस हीरो का नाम था लेनिन। लेनिन आकर किसके हेल्प से? ट्रॉट्स्की के हेल्प से क्या करता है? बोल्शेविक दल का नेता बन जाता है और यही रूस का उद्धार करेगा। यहां तक समझ लिया जाए, फिर आगे बढ़ो। आपने पढ़ा रूस में रोमनोव राजवंश, जार निकोलस द्वितीय, स्थिति खराब, बार बार युद्ध में पराजय,
जनता नाखुश, हड़ताल हुआ, रोटी की मांग की, गया, गोली चला दिया। 1905 की क्रांति हुई, जार निकोलस द्वितीय गोली चलाने का आदेश दे दिया, बहुत स्थिति खराब। उसके विरोध, एक तो राजा अयोग्य था, ऊपर से स्थिति दयनीय हो गई, ऊपर से गोली चलवा दिया। बोलो जनता मानेगी? नहीं मानेगी। जनता और उग्र हो गई। फिर फरवरी में एक क्रांति हुई। फरवरी की क्रांति मार्च में हुई थी, लेकिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति फरवरी में हुई, इसलिए इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको पिट्सबर्ग का क्रांति भी कहते हैं, पेट्रोग्राद की क्रांति। इसमें क्या हुआ? जारशाही का अंत हो गया। जारशाही का अंत होने के बाद जैसे बुर्बो राजवंश का अंत हुआ तो सर्वहारा लड़ाई हो रहा था, कौन आएगा शासक। ठीक उसी तरह पूरा रूस दो भाग में बट गया, एक मेंशेविक दल, एक बोल्शेविक दल। मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था, क्वेश्चन पूछेगा। मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था और बोल्शेविक दल का नेता जो था वो कोई नहीं था। मेंशेविक दल वाले अल्पमत है, लोग चाहता था इसको, लेकिन किसी कारण से इसकी सरकार बनती है, लेकिन बाद में जनता नाखुश हो जाती है और इसका तख्ता पलट होता है। लेनिन स्विट्जरलैंड से आता और एक व्यक्ति था, इसका इस दल का ट्रट्स्की नाम था। क्या नाम था? ट्रट्स्की। उसी के सहयोग से स्विट्जरलैंड में सत्ता लेनिन के हाथों में जाती है और यहीं से अब रूस का नवनिर्माण लेनिन करेगा। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सारा फोकस हमारा इस पे होगा। अब हम एक इसका कारण भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले जान ले कि क्या था लेनिन। लेनिन का चरित्र चित्रण, मतलब इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्या था? ये बोल्शेविक दल का नेता। क्या था? बोल्शेविक दल का नेता। इसका जन्म 1870 में वोल्गा नदी के किनारे एक गांव था सिम्ब्रस्क। कहाँ? सिम्ब्रस्क गांव में। ठीक है, ये बोल्शेविक दल का नेता था। इसका जन्म 1870 ईस्वी में वोल्गा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ये क्या था? विद्रोही प्रवृत्ति का था। कैसा था? विद्रोही प्रवृत्ति का था। इसके बड़े भाई को निकोलस द्वितीय द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, इसके बड़े भाई को फांसी की सजा दे दी गई थी, जिसके कारण ये गुस्सा था और ये मार्क्सवाद, क्या था? मार्क्सवाद से ये प्रेरित था। ठीक है, 1905 की क्रांति जो हो रही थी, ये सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। क्या किया था? सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड निर्वासित हो गया। कहाँ हो गया? निर्वासित हुआ। परंतु 1917 में वापस ट्रट्स्की के सहयोग से, 1917 में वापस ट्रट्स्की के सहयोग से क्या बना? वो बोल्शेविक दल का
नेता बना। ठीक है, बोल्शेविक दल का नेता बना। इसने चेका नामक पुलिस दस्ता, चेका का गठन किया। एक चेका नामक पुलिस दस्ता था, उसका गठन किया। ठीक है, इसके बाद चेका नामक पुलिस दस्ता का गठन के बाद वो क्या किया, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और नई आर्थिक नीति 1921 में चलाया और अंततः इसकी मृत्यु 1924 में हो। एक और चीज याद रखना है, VVI ही है, अप्रैल थीसिस पुस्तक था, प्रकाशन किया। इतना टॉपिक बनता है। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 बनाना, 100 ऑब्जेक्टिव में काफी इससे आपका आ जाएगा। तो याद रखना है, लेनिन का पूरा नाम काफी अजीब है, व्लादिमीर इलीच उलियानोव लेनिन, व्लादिमीर इलीच उलियानोव लेनिन। ठीक है, उसका पूरा नाम था। लेनिन का जन्म वोल्गा नदी के किनारे 1870 ईस्वी में सेम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। लेनिन बचपन से विद्रोही प्रवृत्ति का था। वो जारशाही के विरुद्ध था, क्योंकि उसके बड़े भाई को जारशाही फांसी दे दिया था किसी के हत्या के जुर्म में। 1905 के क्रांति में वो सक्रिय रूप से भाग लिया था। लेनिन वहां से भाग के फिर चला गया स्विट्जरलैंड, वापस फिर ट्रॉट्स्की के सहयोग से आता है और करेंस्की का सरकार गिराकर बोल्शेविक दल का नेता बनता है। जब नेता बनता है तो रूस की स्थिति इतनी दयनीय थी, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन अपने नीतियों के अनुसार काफी अच्छे तरीके से रूस को संगठित किया। अब आगे देखेंगे कि कितना बढ़िया रूस का स्थिति को कर देता है, कौन कौन सा प्रोसेस लाता है। फिर उसके बाद उसने 3 इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, चेका दल का गठन किसने किया, लेनिन ने, अप्रैल थीसिस किसने लागू किया, लेनिन ने, और नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब 1921 में लागू किया, लेनिन ने, और 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। किसका, लाल सेना। 3 वो चीज है लाल लाल वाला, एक तो लाल कुर्ती आएगा, एक लाल रंग का रक्त और लौह की नीति आएगा, एक लाल सेना आएगा। अब कंफ्यूज मत होना, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, रक्त एवं लौह बिस्मार्क, लाल सेना इसको नोट कर लिया जाए। मिटा देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लेनिन का कार्य। अपने कार्ल मार्क्स के बारे में बढ़िया से पढ़ा, अब हम लेनिन का कार्य पढ़ेंगे। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए आगे हम लोग लेनिन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपको लेनिन के बारे में सारा चीज पता चल गया कि लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था, अप्रैल थीसिस लाया, चेका दल का गठन किया। क्यों किया, अब देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया 2 क्रांति, फरवरी क्रांति फिर बोल्शेविक क्रांति। ठीक, फरवरी क्रांति में जारशाही क्रांति, तो क्रांति और युद्ध से क्या था, रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आप देख रहे थे कि रूस की जो जनता थी वो क्या कर रहा था, रोटी की मांग कर रहा था। जहां रोटी की मांग की बात कर रहे हैं तो वहां कुछ नहीं था, न व्यापार न व्यवसाय। वहां का सेना, फरवरी क्रांति के बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि क्या हुआ था फरवरी क्रांति में, क्यों भगा दिया गया। तो मैंने बताया कि 1905 के क्रांति में तो जार निकोलस द्वितीय सेना को आदेश दिया था गोली चला दो।
वो चला भी दिया, जनता मारा गया, लेकिन क्या स्थिति इससे सुधर गई? नहीं सुधरी। जनता और आक्रोशित हुआ और हुजूम जुटा, दोबारा फिर बढ़ा रोटी के लिए 1917 में, 12 साल बाद फिर जार निकोलस द्वितीय सेना को कहता है कि इस पे गोली चला दो, लेकिन सेना भी समझ चुका था कि नहीं ये गलत है, क्योंकि उसकी भी स्थिति दयनीय थी। राजा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सेना का क्रियान्वयन कर सके, युद्ध में भेजे जा रहा था, सेना थक चुकी थी उसकी लड़ते लड़ते, उस पर भी उसका रेवेन्यू खर्च नहीं हो रहा था। लेकिन उस बार उसने 1917 में मना कर दिया, बोला नहीं गोली नहीं चलाए, और सेना भी उसका विरोधी हो गया। और 1917 के बाद जुलाई 1918, फरवरी क्रांति 1917 में हुआ, जुलाई 1918 में उसको मार दिया गया। उसकी पत्नी, उसको, रास्पुटिन, सबको, उसके पूरे परिवार को हत्या कर दिया गया, गोली मार। जब लेनिन 1917 में बोल्शेविक दल का नेता बना तो वो क्या क्या कार्य किया, अब सुनिए, क्वेश्चन आएगा लेनिन के कार्यों का वर्णन करें। तो सबसे पहले लिखेंगे लेनिन का थोड़ा 2 लाइन परिचय देंगे। लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में वोल्गा नदी के किनारे सेम्ब्रस्क गांव में हुआ। लेनिन बचपन से विरोधी प्रतिक्रिया प्रवृत्ति का था। वो 1905 के क्रांति में भी सक्रियता लिया और बोल्शेविक दल का नेता केरेंस्की का सरकार का तख्ता पलट करके वो बना। लेकिन जब, पैराग्राफ चेंज करेंगे, जब लेनिन सरकार का गठन किया बोल्शेविक दल का और रूस में वो सत्ता संभाला तो रूस की स्थिति काफी दयनीय थी, और उस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले उसने रूस को युद्धों से अलग किया और ब्रेट लिटोवस्क की संधि, याद रखना, जर्मनी के साथ, ब्रेट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ किया, जो कि अपमानजनक था। इसके बदले में रूस को अपना एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा, भूभाग देना पड़ा, लेकिन फिर भी वो किया। क्यों? क्योंकि जरूरी था उसकी सेना के लिए। वो जर्मनी अपने सेना को मजबूत करना चाहता था, अपने लोगों को अब राहत देना चाहता था, इसलिए वो रूस को युद्ध से अलग कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध से भी अलग कर लिया 1918 में, ब्रेट लिटोवस्क की संधि से जर्मनी के साथ संधि कर लिया और वो अलग हो गया 1918 के आसपास में, और वहां से सबसे पहले अलग किया। अलग करने के बाद वो क्या किया, सेना वगैरह और पब्लिक को राहत दी, भले ही वो अपमानजनक थी। फिर उसके बाद दूसरा, जो और उसके दुश्मन थे, प्रतिक्रांति जिसको बोला जाता है, उसका दमन, मतलब कि गोरिल्ला युद्ध, छुप छुप के सब दुश्मन को मार देना। उसके लिए 2 दल का गठन हुआ, एक तो लाल सेना ट्रस्की के सहयोग से, एक चेका नामक पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक प्रकार का पुलिस दस्ता था, और उसका गठन किया, और वो प्रतिक्रियावादी जितने लोग थे सबको मार के हटाया। अप्रैल थीसिस लाया, नई आर्थिक नीति को लागू। उसका मेन मकसद क्या था? रूस की आर्थिक स्थिति को संवारना, आर्थिक समृद्धि लाना, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना, और वो लाया और किया। तो ये था लेनिन का कार्य। क्लियर? अगर लेनिन के कार्यों के बारे में लिखा जाए तो पहले लेनिन का परिचय देंगे, लिखेंगे। लेनिन के निम्नलिखित कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला, रूस के दयनीय स्थिति से उभरने के लिए सबसे पहले रूस ने अपने आप को युद्ध से अलग किया। दूसरा, 1918 में ब्रेट लिटोवस्क की संधि जर्मनी के साथ कर अपना एक बड़ा भूभाग जर्मनी को देकर वो एक अपमानजनक संधि थी और वहां से अलग हुआ। दूसरा, सैनिकों की स्थिति में सुधार लाया, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाया। प्रतिक्रांति लोगों के दमन हेतु उसने चेका दल और लाल सेना का गठन किया। अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक प्रकाशित है लोगों में राष्ट्रीयता, जागृति और चेतना के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, नई आर्थिक नीति को लागू किया। तो अब प्रश्न उठता है, नई आर्थिक नीति क्या है? उसको भी हम देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति, इसको बोला जाता है इंग्लिश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब? 1921 के द्वारा। 1921 में किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। कब लाया गया? लेनिन के द्वारा लाया गया 1921 ईस्वी में। क्या क्या हुआ था इसमें जो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको 1921 में लागू किया गया। फिर उसके बाद किसान व पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। फिर उसके बाद नीति कारगर भी सिद्ध हो गया और पैदावार इससे बढ़ा, उद्योग धंधा में फायदा भी हुआ।
चलो देखते हैं। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई? नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई। कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। कहता है कि किसान व पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। पहले नहीं था, पहले सारा संपत्ति का मालिक शासक होता था, निकोलस द्वितीय का शासक, उसका द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी होता था। लेकिन अब संपत्ति व जमीन का मालिक किसान, संपत्ति व जमीन का मालिक किसान जैसे ही बनाया तो इससे पैदावार बढ़ी, आर्थिक स्थिति में क्या हुआ? सुधार। और सबसे इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स इसी का बात करता था, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, सब सुधर जाएगी। और लेनिन ने यही किया। क्यों? युद्ध से अपने आप को अलग, क्योंकि जानता था जब तक हम युद्ध से अलग नहीं होंगे हमारी आर्थिक स्थिति खत्म नहीं होगी, सही नहीं होगी, और वो हुआ। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं, अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई और अनाज के बदले टैक्स दिया गया। जैसे पहले का जो शासक था वो क्या करता था कि किसानों से अनाज का एक भाग ले लेता था, पैसा तो लेवे करता था, अनाज का भाग। तो अब क्या किया गया यहाँ पे कि अनाज का जबरन उगाही बंद कर दी गई। दूसरा क्या कारण बना? श्रमिकों के लिए ऋण, शिक्षा, अस्पताल आदि की व्यवस्था। टैक्स में कमी, जो टैक्स जगह जगह लिया जाता था उसमें कमी कर दिया गया। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, और औद्योगिकरण के बढ़ावा के बाद फिर क्या हुआ? नवीनीकरण पे बल दिया। फिर उसके बाद विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया। फिर उसके बाद जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु राजकीय बीमा योजना लाया। देखो यहां तुम लिख सकते हो, औद्योगिकरण को बढ़ावा, राजकीय बीमा योजना, और भी बहुत सारा काम किया। अब अंततः मृत्यु हो गई। कब? 1924। कुल मिलाकर यही आपका रूस की क्रांति का चैप्टर था। अब एक चीज आपको सिर्फ बता दें, अब इसके बाद क्या हुआ कि रूस की क्रांति में लेनिन जैसे ही गया, लेनिन के बाद जो सत्ता थी वो स्टालिन के हाथों में आ गई। और स्टालिन का मतलब होता है स्टील का आदमी। स्टील का आदमी फौलादी आदमी होता है। और उसके बाद 1928 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया और कोयला व स्टील उद्योग लागू किया गया। यानी लेनिन अब अपनी स्थिति रूस की इतनी अच्छी कर दी थी कि उसके बाद जो शासक स्टालिन आया, जो फिर कोयला उद्योग, विभिन्न प्रकार का उद्योग और राष्ट्रीय स्थिति उसकी सुधर गई। और इस प्रकार से फिर रूस आज सोवियत संघ के रूप में देख रहे हैं कितना बड़ा उभरकर सामने आया। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। एक बार चीजों को फिर से हम रिवाइज कर दें। अब टोटल चीज को आप शुरू से एक बार सिर्फ हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना, उदारवादी, रेडिकल, प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी,
सॉरी, उसके बाद समाजवादी और साम्यवादी। फिर उसके बाद हमने इनकी विशेषता पढ़ी, रॉबर्ट ओवेन को लाए, कारखानेदारी व्यवस्था पढ़ा, साम्यवाद के पहले और बाद स्वप्नदर्शी और वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में जाना, कार्ल मार्क्स की जीवनी पढ़ी, उनका खोज, उनका पुस्तक बाइबल, इसके बारे में पढ़ा, मार्क्सवादी दर्शन पढ़ा आपने, मार्क्सवाद का प्रसार पढ़ा, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल, कार्ल मार्क्स की मृत्यु, द्वितीय इंटरनेशनल, रूस की क्रांति, रूस में रोमानोव वंश, चार निकोलस द्वितीय, उसकी पत्नी जरीना रास्पुटिन, सब पढ़ा। रूस की क्रांति को दो भाग में बांटा, 1905 की क्रांति जिसको कि खूनी रविवार कहा, 1917 में दो क्रांति, एक फरवरी और एक अक्टूबर क्रांति। मेंशेविक दल पढ़ा, बोल्शेविक दल पढ़ा, लेनिन आया, लेनिन का कार्य पढ़ा, नई आर्थिक नीति पढ़ा आपने। लेनिन के बाद स्टालिन आया, स्टालिन के मतलब होता है स्टील का मैन, फौलादी आदमी, और उसने रूस की स्थिति का सुधार किया। दो चीज, 1917 के क्रांति हो या फरवरी क्रांति हो या 1905 की क्रांति, उसके क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे। क्या क्या कारण थे हम उसके बारे में एक बार और चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर बात राजनीतिक कारण के करते हैं तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले आता है निरंकुश एवं अत्याचारी शासक। कैसा था आपको पता था। दूसरा कारण की बात करते हैं तो दूसरा कारण था आपका रूसीकरण की नीति। ये एक क्वेश्चन भी आई है, रूसीकरण की नीति से क्या समझते हैं? तो क्या है ये समझ लीजिए। रूस में कई जाति धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के लोग थे, मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग थे, बौद्ध थे, जैनी थे, लेकिन रूस के शासक का कहना था एक राज्य एक धर्म, सिर्फ चर्च को प्रभुत्व देता था, यानी कि सभी धर्मों को मिलाकर वो एक धर्म की बात करता था। इसी को हम रूसीकरण के नाम से जानते थे। तो रूसीकरण का नीति अपना, तो आप किसी के धर्म पे चोट कीजिएगा तो जनता तो आक्रोशित होगी। ये भी रूस की क्रांति, फरवरी क्रांति, मार्च और अक्टूबर क्रांति का कारण बनता है। तीसरी बात करते हैं हम राजनीतिक दलों का उदय। जो विभिन्न प्रकार का राजनीतिक दल उदय हो रहा था, विभिन्न प्रकार का राजनीतिक दल, विभिन्न मत हो रहा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी, इस सब का उदय हो रहा था। फिर उसके बाद मेंशेविक दल, बोल्शेविक दल, इस सब का उदय भी रूस की क्रांति का कारण बना। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सबसे बड़ा कारण बहुत। वहीं से ना ब्रेट-लिटोवस्की किया और वहां से लेनिन जो था जर्मनी के साथ संधि करके अपना बड़ा भूभाग देके निकाला। फिर अगला हम देखते हैं उसका कारण को सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में सबसे पहले तो किसानों की स्थिति दयनीय, कृषि दासता था, पूंजीवादी वर्ग और अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ा, श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई। फिर उसके बाद सुधार आंदोलन चलाया गया, निहिलिस्ट आंदोलन। और उसके बाद बात करते हैं आर्थिक कारण, दुर्बल आर्थिक स्थिति और औद्योगिकरण की समस्या था, शासक का राजकोष खाली हो गया था। तो इस प्रकार का कई कारण था। बौद्धिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट, बौद्धिक कारण में कई तरह के बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। लेखक आए, मैक्सिमम गोर्की आया जो मां नामक पुस्तक लिखा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम तो लियो टोल्स्टॉय युद्ध और नीति की घोषणा की, लियो टोल्स्टॉय युद्ध और नीति की घोषणा की। फिर उसके बाद था आपका इवान तुर्गनेव, फादर्स एंड सन्स नामक पुस्तक की स्थापना की, इवान तुर्गनेव। तो इस प्रकार से मैक्सिमम गोर्की जो था वो मां, ये सब आपका आया। और मार्क्स का दास कैपिटल आपको पता ही है। तो ये सब कारण बनता है। अब आगे की क्लास की बात करते हैं। आगे के क्लास में एक वीडियो आपके पास और जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर सिर्फ लिखाया जाएगा और वो पूरा का पूरा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, यानी रिवीजन। आप आराम से उसमें से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। अगला चैप्टर आपका जो आएगा वो व्यापार और भूमंडलीकरण का आएगा। इंडो चाइना हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में दोस्तों को भी धन्यवाद।